आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट देख लिए हैं। अगर आपने पहले वो 3 पार्ट नहीं देखे तो आप पहले वो देख लेना। हमने उसमें क्या क्या देखा था याद करो। पहले देखा था एन ओवरव्यू ऑफ सेल कि सेल किससे किससे बना हुआ होता है। ठीक है, सबको याद आया सेल कैसे बना होता है, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे, उनकी शेप देखे, उनकी साइजेस देखी। उसके बाद हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, यूकैरियोट। ठीक है, उसी का ही कंटिन्यूएशन होगा इसमें। चलो हम स्टार्ट करते हैं किससे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल जिसके पास मेम्ब्रेन है, ऐसे ऑर्गेनल पढ़ेंगे हम किसके अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ठीक है, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their function are coordinated। अब जो भी ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं ना, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, बट हम सब उसको साथ में किसके अंदर पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों, बिकॉज इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, अब हम समझेंगे क्यों ऐसा, पूरा हम पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि कोऑर्डिनेशन कैसा है इनके फंक्शंस का। ठीक है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गेनल आते हैं आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। ये किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, याद रखना है आपको। Since the function of the mitochondria, chloroplast and अभी आप देखेंगे आगे ये वाले सब भी हमको डिटेल में पढ़ने हैं। हम वो एंडोमेम्ब्रेन के अंदर नहीं पढ़ेंगे बट अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव कंपोनेंट, दिस आर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट कौन से हुए, तो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। क्लियर सबको इतना, उनको क्यों अलग पढ़ रहे, बिकॉज उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है। क्लियर सबको इतना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पहला हम स्टार्ट करेंगे ER। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही सेल की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हो पाई। ठीक है, तो उसके बाद हमको पहले इसमें क्या मिला था, कौन सा ऑर्गेनल, तो प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। छोटे छोटे ऐसे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमको देखने मिले, कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में। उसको हमने क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। क्लियर सबको, क्लियर। ये साइटोप्लाज्म में मिल रहा है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाम क्लियर सबको, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिल रहा है इसलिए हमने एंडोप्लाज्मिक बोल दिया। रेटिकुलम यानी नेटवर्क। ठीक है, हैंस ER डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल। अब जो ER के अंदर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल। ठीक है, और जो ER के बाहर वाली स्पेस है यानी साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है, जो ER के अंदर वाली स्पेस है, और जो बाहर वाली है, ठीक है, जहाँ पे वो प्रेजेंट है, कहाँ, अंदर साइटोप्लाज्म के यहाँ पे होता है, तो वो पूरा साइटोप्लाज्म क्या हुआ, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर सबको इतना। द ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ठीक है, चलो हम देखते हैं, ये फिगर सबको दिख रही है, ये क्या है, ER है। ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर क्या अटैच है देख सकते हो, क्या है, राइबोसोम। ठीक है, आउटर सरफेस पे क्या अटैच होता है इसके, राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब बोलोगे ऐसा क्यों, यहाँ आपको देखो और यहाँ देखो। ठीक है, आपको जहाँ राइबोसोम मिल रहे ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा, रफ होगा, और यहाँ पे नहीं मिल रहे तो ये कैसा होगा, स्मूथ। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर राइबोसोम है उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज वो स्मूथ लगेंगे, उनके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं है। क्लियर सबको इतना? चलो हम आगे देखते हैं। RER का मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन। अब RER का मेन फंक्शन क्या है, तो उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। क्लियर सबको इतना? दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या, वो कंटिन्यूएशन होते हैं किसकी, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होगी ना, उसका ही कंटिन्यूएशन होंगे। क्लियर सबको इतना? सबको क्लियर? अब बोलोगे आप ऐसा क्यों, तो उनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, इसलिए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्यों कोऑर्डिनेटेड होगा, सबको पता है कि डीएनए में प्रोटीन, ये सब कुछ सबको पता है, आरएनए प्रोटीन कैसे बनेगा, हम आगे तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बट ये सब उनको प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए होता है, तो इसलिए इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है। द स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और स्मूथ का क्या काम है, लिपिड का सिंथेसिस करना, रफ का क्या काम है, प्रोटीन का। क्लियर इतना सबको? क्लियर। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन द SER। क्लियर। और क्या होगा, एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो किस में सिंथेसाइज होंगे, SER। क्लियर सबको इतना? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गोल्गी एपेटस। अब इसका नाम गोल्गी क्यों पड़ा, बिकॉज कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अब ये साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस के बाजू में कोई हाईली स्टेन मटेरियल, ठीक है, उसको उसने नाम क्या दिया, गोल्गी एपेटस। क्लियर सबको इतना? दिस वेयर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर, गोल्गी नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। क्लियर सबको इतना? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्स सैक्स और क्रिस्टीन। अब यहाँ पे देख सकते हो क्रिस्टीन का मतलब क्या था, ये ऐसे, ठीक है, ये पूरे है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टीन। ठीक है। उनकी साइज कितनी थी, 0.5 UM to 1 UM डायमीटर। दिस आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल यानी ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, पैरेलल है। क्लियर सबको? पैरेलल का मतलब ऐसे होता है। ठीक है। वेराइड नंबर ऑफ सिस्टर्न्स आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबको पता है। ठीक है, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था। द गोल्गी सिस्टर्न्स आर कॉन्सेंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़ा था, ये कहाँ पे मिलेंगे हमको, नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, विथ डिस्टिंग। अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने जैसा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछ सकते हैं। विथ डिस्टिंग कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, समझो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाजू में क्या होगा, क्या होगा, गोल्गी एपेटस हमने देखा। तो ये वाला फेस, ये ऐसे समझो गोल्गी एपेटस है, ये वाला फेस है, इसको हम बोल रहे हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं मैच्योर फेस। दो फेज है, फॉर्मिंग और मैच्योर। क्लियर सबको इतना, फॉर्मिंग और मैच्योर? क्लियर। अब यहाँ से प्रोटीन अंदर गया, ठीक है, यहाँ से फॉर्म होके यहाँ से निकलेगा मैच्योर बन के, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फॉर्मिंग फेस, इसको बोल रहे हैं मैच्योर फेस। ठीक है, क्लियर। और उसको कॉन्केव क्यों बोल रहे हैं, ट्रांस को, बिकॉज वो कॉन्केव शेप के होते हैं और वो उस साइड कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर। तो आपको इतना क्लियर हो जाना है ट्रांस और सिस फेस क्या होता है। क्लियर। और फॉर्मिंग फेस क्यों बोलते हैं इसको हम, और मैच्योरिंग फेस क्यों बोलते हैं। क्लियर, आपको अभी एक क्लियर हो गया होगा। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये अभी हमने देखा ना, एक का काम है फॉर्म करना, एक का मैच्योर वाला, वो पूरा उनका कैसा है, पूरा फंक्शन अलग है, ठीक है, बट वो सिर्फ इंटरकनेक्टेड है। क्लियर सबको इतना? द गोल्गी एपेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग का।
ठीक है, टू बी डिलीवर आइदर टू इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स, या तो वो सेल के अंदर ही दे देगा मटेरियल को या तो बाहर भेज देगा। तो मेन फंक्शन क्या है गोल्गी एपरेटस का? पैकेजिंग, ठीक है। मटीरियल्स टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, अब ये पैक कैसे होते हैं? तो वेसिकल में, एक वेसिकल में, ठीक है, ऐसे फॉर्म में पैक होंगे। फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, ठीक है। ER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किससे फ्यूज हो जाएगा? सिस फेज। अभी सिस फेज तो आपको याद होगा, अभी हमने देखा, ठीक है। सिस फेज से क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्लियर सबको इतना? उसके बाद कहाँ से निकलेगा? मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। सिस से कहाँ जाएगा? मैच्योरिंग फेज पे। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द ER, बिकॉज इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, हमने फर्स्ट यही पढ़ा था, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, तो इनको साथ साथ रहना है। क्लियर? A number of protein synthesis by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisterns of the Golgi apparatus before they release from its transphase. अब सिस से ट्रांसफेज में बीच में क्या होगा? ठीक है, जो प्रोटीन का क्या होगा? ठीक से पढ़ो, मॉडिफाई होगा प्रोटीन। क्या होगा? सिस से ट्रांसफेज तक जाते जाते प्रोटीन का क्या होगा? मॉडिफिकेशन। क्लियर सबको इतना? गोल्गी एपरेटस इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्लियर सबको इतना? गोल्गी एपरेटस आपको ओवरव्यू का आइडिया तो आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। सो अब हम क्या देखेंगे? लाइजोसोम्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। क्लियर सबको इतना? फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। कब बनेंगे ये? जब गोल्गी एपरेटस में प्रोसेस होगा किसका? पैकेजिंग का, तब ये भी बनेंगे, ठीक है। द आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम में सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से? हाइड्रोलेस। कौन से? वो लाइपेज, प्रोटीएज, carbohydrates, optically active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. Of course, lipase किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड्स को। प्रोटीज किसको? प्रोटीन को। हाइड्रेस किसको? तो किसको? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। फिर हम देखेंगे वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। अब वैक्यूल क्या है? एक स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो हमने देखा एंजाइम्स है। वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सब किस में होगा? वैक्यूल के अंदर, ठीक है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत बार पूछ सके तो आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सी मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के पास। क्लियर सबको? इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सोचो ए सेल है, इसमें 90% तो क्या ही होगा? वैक्यूल। किसमें? प्लांट सेल में। सब में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। In plants, the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuoles. तो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो किस में हेल्प करती है? और अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे नॉर्मली कैसे हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है, ठीक है। अगेंस्ट यानी लोअर टू हाई जा रहा है। क्लियर सबको इतना? Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. ठीक है, amoeba में contractile vacuole का क्या काम है? तो osmoregulation and excretion का. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by the engulfing the food materials, food particles. Clear सबको इतना? प्रोटिस्ट में क्या? फूड वैक्यूल्स किसके काम आएंगे? किसके काम आएंगे? किससे बने हुए होंगे पहले तो फूड पार्टिकल से बने होंगे। किस लिए काम आएंगे? तो फूड रिक्वायरमेंट में काम आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया सबने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। हमको माइटोकॉन्ड्रिया इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. अब कितने नंबर होंगे पर सेल पे माइटोकॉन्ड्रिया, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करेंगे, तो फिजियोलॉजी, उनका फंक्शन पे, उनकी फंक्शन कितना है उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल, हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 UM। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने कि इनका शेप और साइज़ कैसा होता है, वेरिएबल हो सकता है, और टिपिकली ये कैसे होते हैं, सॉसेज शेप के या तो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, और इनका डायमीटर कितना होगा, 0.2 to 1 UM, ठीक है। एंड लेंथ कितनी होगी उसकी, 1 to 4.1 UM। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ double membrane bond structure with outer membrane and the inner membrane, ठीक है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, और उनके पास डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लियर सबको, ये आउटर और इनर ही दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगी इसको। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, the inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix। चलो सबको फिगर में दिख रहा है मैट्रिक्स, ये कहाँ पे है, इनर कंपार्टमेंट में, ठीक है। The outer membrane forms continuous limiting boundary of the organelle, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या हेल्प करेगी, तो मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल की बाउंड्री बनाएगी, लिमिटिंग, किससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। The inner membrane forms a number of infolding called as crista, ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन है, सबको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन, इसने क्या बनाया अंदर जाके, क्रिस्टा। क्लियर, सबको दिख रहा है क्रिस्टा। आउटर मेम्ब्रेन लिमिटिंग मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इनफोल्डिंग से उसके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टा, इनफोल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑफकोर्स हमको पता है जिसमें ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स होगी उनकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, ठीक है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, आउटर और इनर दोनों के पास अपने अपने खुद के एंजाइम्स होंगे, एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको अगर एरोबिक रेस्पिरेशन आपको नहीं पता तो आपको पूरा रेस्पिरेशन का चैप्टर देखना पड़ेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान उनके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। उनके पास क्या जनरेट होती है, एनर्जी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स के अंदर और क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स और थोड़े आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्या क्या मिलेगा हमको मैट्रिक्स में, डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल्स और जो कंपोनेंट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए चाहिए होते हैं, क्लियर। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिक हमको कहाँ मिलेंगे, तो हमको प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड, क्लियर। दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। हमको ये हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया हमको इजीली विजिबल नहीं होता, बट प्लास्टिड हमको इजीली विजिबल होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टेंट स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स। अब पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट यानी वो सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को कलर देता है, क्लियर, उसको क्या बोलेंगे, पिगमेंट। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिक्स कैन बी डिवाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हम तीनों को पढ़ेंगे कौन से टाइप का पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, उस बेसिस पे ये डिवाइड हुए, क्लियर। पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो आपको क्लोरोप्लास्ट से क्या याद आना चाहिए, तो ग्रीन कलर, ठीक है, माइंड में फिक्स कर लो ये, ठीक है। कंटेन्स क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोप्लास्ट हमको कहाँ मिलेगा, याद करो, लीव्स में मिलता है प्लांट्स की सबको,
याद होगा, ठीक है। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है? सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देना, किस में कन्वर्ट कर देना? केमिकल में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में फोटोसिंथेसिस को भी। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like keratin, xanthophyll and others are present. क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटिन, xanthophyll। इन पिगमेंट की वजह से उनको कौन सा कलर मिलता है? दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। कहाँ मिले, कौन सा कलर मिलेगा? येलो, ऑरेंज, रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट, अब आए हम थर्ड वाले पे, ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट कैसे? The leucoplasts are colorless plasts of varied shape and size with stored nutrient. इनमें क्या होता है? स्टोर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज एरिलोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन। क्लियर सबको इतना? Majority of chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cell of the leaf. हम जब पढ़ेंगे ना आगे फोटोसिंथेसिस, तो आपको फिर से ये स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमको कौन से सेल्स में देखने मिलेंगे? तो मेसोफिल सेल्स, ठीक है। लीव्स में कौन से होते हैं? मेसोफिल सेल्स होते हैं। क्लियर? दीज आर लेंस शेप। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? लेंस शेप, ओवल के हो सकते हैं, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल, हैविंग वेराइंग लेंथ। लेंथ कितनी होंगी? 5 to 10 न्यूएम एंड विड्थ कितनी है? 2 to 4। द नंबर वेराइज फ्रॉम 1 per cell ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड ग्रीन एल्गे टू 20 to 40 per cell इन मेसोफिल। इसका मतलब क्या हुआ? उनका नंबर 1 पर सेल 1 भी हो सकता है जैसे क्लामाइडोमोनास में, 20 से 40 भी हो सकता है जैसे ग्रीन एल्गा में। क्लियर सबको इतना? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इनके पास भी 2 मेम्ब्रेन होती है। ऑफ द 2 द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। लेस परमिएबल का मतलब क्या हुआ? यानी किसी को भी ज़्यादा आयंस को ज़्यादा आने जाने नहीं देगी, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। दिख रहा है सबको? सबको स्ट्रोमा दिख रहा है? स्पेस को हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, उसमें स्पेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्लियर सबको इतना? A number of organized flattened membrane sacs called thylakoid are present in the stroma. अब देखो, ये देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन देख ली, इनर मेम्ब्रेन, उसकी स्पेस को हमने बोला स्ट्रोमा। क्लियर? उस पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनको हमने क्या बोला? थैलिकॉइड्स। कहाँ प्रेजेंट होगी? तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगी। क्लियर सबको इतना? Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coin called as grana. अब जो ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। इन सबको क्या बोलेंगे साथ में मिला के? ग्रेना। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिला। सबको दिख रहा है ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना। अब जो ये अटैचमेंट है ना इनके बीच में, ऐसे अटैचमेंट है, देख रहे हो सबको, ऐसे अटैचमेंट है, अटैचमेंट, उस अटैचमेंट को, इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिला। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? ये बीच की अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिला। क्लियर सबको इतना? द मेम्ब्रेन ऑफ थैलिकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। अब जो थैलिकॉइड के अंदर, जो हमने थैलिकॉइड देख लिया सैक लाइक, उसकी अंदर की स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमन। ये थैलिकॉइड है, इसके अंदर की स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं जो किसकी क्या हेल्प करते हैं? तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। इसके अंदर और क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द थैलेकोइड। अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ मिलेंगे, जो मेन कलर दे रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे हमको, थैलेकोइड्स के अंदर। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम कैसा होता है, स्मॉल होता है, यानी 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, ठीक है। क्लियर, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो 70s होते हैं। क्लियर सबको इतना। अब हम देखेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत बार अभी हमने देख लिया कि हाँ हमने ईआर में देख लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमको स्पेसिफिकली तो पता होना चाहिए ना राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रो एस डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज प्लेटे। पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है, किसने, जॉर्ज प्लेटे। और क्या है वो, तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्रैन्युलर यानी क्या होता है, ऐसे राउंड राउंड, ठीक है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। और कब डिस्कवर हुए, तो कब ऑब्जर्व देखा हमको पहले हमने कब देखा, 1953। दे आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बने हुए होते हैं अंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। द यूकेरियोट राइबोसोम्स आर 80s, हमने देख लिया था यूकेरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं, प्रोकैरियोट में होते हैं वो 70s होते हैं। क्लियर। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, एक यानी 80s है, उसके 2 सब यूनिट होंगे, एक 60s और एक 40s, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 80s। और जो 70s राइबोसोम है वो किससे, 2 यूनिट से बना हुआ है, एक 50s और एक 30s, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 70s, ठीक है। क्लियर सबको इतना। S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली, ये क्या करता है, ये मेजर क्या करता है, डेंसिटी एंड साइज। क्लियर, राइबोसोम क्या मेजर करेगा, डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70 एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। हमने दोनों के दोनों सब यूनिट देख लिए, ठीक है। ये कोफिशिएंट, ये एस का मतलब क्या है, ये क्या मेजर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डेंसिटी एंड साइज। क्लियर सबको इतना। फिर हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। एन एलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंटेन्स। अब एक नेटवर्क है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, यानी फिलामेंट्स, फिलामेंट ऐसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बना हुआ है। क्या क्या होगा उसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे समझो कि ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाते हैं, रिफर टू एज साइटोस्केलेटन, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं, पहले तो वो इतना फिलामेंटेस है तो पूरे सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। स्केलेटन बोल रहे हैं, तो स्केलेटन का मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी में स्केलेटन का मेन काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो पहले इनका फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। मोटिलिटी, ऑफकोर्स हम स्केलेटन के थ्रू ही मोटाइल है, क्लियर। तो मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है। और क्या काम करेगा, ये सेल का शेप मेंटेन करेगा, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।